हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जुबैदा भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित लाल किला पर झंडा फहराते हुए टेलीविजन पर देख रही थी। अचानक उसके मन में यह प्रश्न उठा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। अगर आपके पास इसकी जानकारी है तो आप हमें जरूर कमेंट कर बताएं और हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे। यहाँ दिल्लीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपना प्रशासन का केंद्र बनाया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बना। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियां बसाई, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों की सूचना, जिसमें सबसे पहले है प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। रजिया 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरे नंबर पर है खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, जिसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पर है तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, जिसमें सबसे पहले है गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। चौथे नंबर पर है सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इसमें एक ही शासक का जिक्र मिलता है, खिजर खां 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। और 5वें नंबर पर है लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, जिसमें सबसे पहले है बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। और उसके बाद है इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो आइए अब देखते हैं तुर्क शासन की स्थापना। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद गौरी नाम के तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। उसने अपने एक गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ। इसने मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारियों में रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती है, किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। इन शासकों को ममलुक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुल्तानों के गुलाम अथवा ममलुक के रूप में कार्यरत थे। चूंकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं तुर्क राज्य का विस्तार। 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए।
उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय हासिल की। चूंकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। परंतु उनका नियंत्रण किस सीमा तक प्रभावी था, तो आइए इसे देखते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों ने राज्य किया। तो आइए दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे, इसे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये गुलाम अपने मालिक के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार थे। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद प्रदान किए। इनमें भारतीय मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्कसंगत थी। यह बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेनानायक भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं थी। अमीर यह विश्वास रखते कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार था। तो आइए अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। अब हम दिल्ली के सुल्तान के शासन करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। हम यह जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाने का काम करते थे। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, जिसे कि विजारत भी कहते थे, में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व अथवा कर वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना। अन्य पदाधिकारियों में आरिजे ममलिक, जिसे कि सुल्तान की सेना का प्रबंधक भी कहा जाता था, वकीले दर, जिसे कि राज परिवार की देखरेख करना था, काजी, जो कि मुख्य न्यायाधीश होता था, दीवाने इंसा, जो कि राजकीय फरमान जारी करने वाला था, बरीदे मुमालिक, जो कि गुप्त रूप से सूचनाएं एकत्र करने वाला था, ये सब शामिल थे। तो आइए अब देखते हैं अक्ता व्यवस्था। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके अक्ता कहलाते थे और इसके अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। ये अधिकारी अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज दिया जाता था। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ताकि उनका पद आनुवंशिक न बन जाए।
कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ता से दूसरे अक्ता में किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूले किए गए राजस्व का बड़े सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नामक लेखा अधिकारी अक्ताओं में रखे जाते थे। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें। यह अक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता था। तो आइए अब देखते हैं मुक्ति के अधिकार। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मुक्ति कौन है। तो अक्ता के अधिकारी को मुक्ति कहा जाता था। निजाम उल मुल्क की रचना सियासतनामा के अनुसार उन्हें मतलब कि मुक्ति को यह समझना चाहिए कि प्रजा अथवा किसानों पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन अथवा भूमि कर अथवा प्राधिकार अथवा माले हक वसूल करने का है। प्रजा के जीवन, संपत्ति और परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मुक्ति को उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है। अगर प्रजा सुल्तान को सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुक्ति को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जो मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। मुक्ति और वली उन प्रजा पर उसी प्रकार नियंत्रण है जैसा कि शासक अन्य मुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। 3 या 4 वर्ष बाद आमिल और मुक्ति का स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि ये स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली न हो जाए। तो आइए अब देखते हैं स्थानीय प्रशासन। समकालीन स्रोत में सिख नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। सिकदार अथवा राजस्व अधिकारी एवं फौजदार अथवा सैनिक अधिकारी सिख से जुड़े पदाधिकारी थे। ये अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने का काम करते थे। साथ ही राजस्व की वसूली भी इनके द्वारा की जाती थी। चौधरी लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। बाद के समय में यह परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव के प्रमुख अधिकारी खुत, मुकद्दम एवं पटवारी थे। पटवारी लेखा पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि एवं लगान का लेखा जोखा रखता था। गांव में ग्राम पंचायतें झगड़ों का निपटारा करता था। तो आइए अब देखते हैं मंगोलों का खतरा। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांसअक्सियाना अथवा उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया, तो आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैनिक प्रशासन। सैनिक विभाग, जिसे कि दीवाने अर्ज भी कहा जाता था, का प्रमुख अधिकारी आरिजे मुमालिक था। वह सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसने सैनिकों का हुलिया अथवा पहचान चिन्ह रखने पर जोर दिया। उसने यह भी आदेश दिया था कि घोड़ों पर दाग लगाए जाए ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेनानायक गलत तरीके अपनाकर बार बार एक ही घोड़ा न दिखा सके या निम्न कोटि के घोड़े न रखे। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों को नगद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांव में भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। उसके समय में एक घुड़सवार सैनिक को 234 टंका प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उन्हें 78 टंका और मिलते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने मजबूत सैनिक ताकत पर ही भारत में एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की थी। तो आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण। दिल्ली पर बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की और उसे नगद वेतन दिया। समकालीन इतिहासकार लिखता है कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्षों में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। एक अन्य समकालीन लेखक के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। अलाउद्दीन ने अपने एक अमीर से एक बार कहा था, यदि मैं जनता को धन भी दूं तो वह प्रसन्न नहीं होगा,
इसलिए मैंने खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय किया है और इसका लाभ प्रत्येक तक पहुंचेगा। इस प्रकार अनाज सस्ता कर दिया जाएगा। मैं नगर में अनाज लाने वाले नैगानों, जिसे कि घुमक्कड़ व्यापारियों भी कहते हैं, को बुला भेजूंगा। अनाज क्रय करने और नगर में लाने हेतु उन्हें कोषागार से धन दूंगा। मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए वस्त्र और अन्न दूंगा। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्रों, दासों, मवेशियों एवं दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों का निर्धारित कर दिया। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए गए। अनाज के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय अदल, घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए पृथक बाजार निश्चित किया गया। बाजार में अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिए। किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाजों को सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचने को मजबूर किया गया। अनाज को गांव से बाजार तक लाने की जिम्मेदारी बंजारों को दी गई। लगान के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदाम में जमा किया जाता था ताकि अकाल के समय बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। यहाँ जो ऊपर हम चार्ट देख रहे हैं उसमें अलाउद्दीन द्वारा विभिन्न वस्तुओं के जो कीमत दर तय की गई थी वह दिया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़ लें। अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रक अथवा सहना, बरीद अथवा खुफिया अधिकारी, मुन्हियान अथवा गुप्तचर की नियुक्ति की। सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होता रहता था। जमाखोरी, चोर बाजारी, कम तोलने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर बाजार में घूम घूम कर वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे। क्या अलाउद्दीन का यह मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की गई थी अथवा साम्राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू था? इतिहासकार फरिश्ता ने मात्र इतना लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल्य दिल्ली में थे वही राज्य के अन्य भागों में भी थे, परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों की चर्चा की है। उसने लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से अनेक वस्तुएं दिल्ली में सस्ती हो गई थी और वर्षों तक सस्ती रहीं। वस्तुओं की सस्ती होने और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान, योग्य और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर बस गए। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।